एक्सपीरियंस शेयर कर लिया है अपनी सर्विसेज का। तो मुझे लगता है हम सभी पठानिया जी से सुनना चाहेंगे कि उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो इतना लंबा एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने अपने कार्यकाल में सीखा, निश्चित रूप से बहुत सारी कठिनाइयाँ आई होंगी, बहुत सारी चुनौतियाँ इनके सामने आई होंगी लंबे करियर में। तो मुझे लगता है हम सभी पठानिया जी से सुनना चाहेंगे कि उनका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो लंबा करियर रहा है उसके बारे में पठानिया जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। परम श्रद्धेय मेरे माता पिता, जिनके पवित्र गर्भ से मुझे इस पावन भूमि बाबा भूतनाथ की नगरी में 1974 से रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 24 जुलाई 1996 जब मेरी शादी को सिर्फ 7 दिन बकाया रह गए थे, तो मैं अपने दोस्तों की मेहरबानी से इस विभाग में पहुंचा, जिसमें मेरे परम आदरणीय परम श्रद्धेय मेरे बड़े भाई नरेश कुमार जी का सारा सहयोग है। अन्यथा मेरे जैसे भूत प्रेत इस भूतनाथ की कृपा से बहुत मुश्किल में थे। ये मेरे दोस्त ही हैं जिनके अनुसार, जिनके द्वारा मैं आज बिल्कुल नियुक्त अधिकारी के पास बैठा हूँ और आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरा पटवार एवं कानून संघ, जिसके लिए मैं सदैव लड़ता रहा, आज ही नहीं शायद मैडम ओके प्रोमिला जी और प्यारचंद जी मेरे उस दिन को जानते हैं जिस दिन मैंने ट्रेनिंग में पूछ लिया था कि ये लिखवा क्या रहे हैं और क्यों लिखवा रहे हैं। लड़ता लड़ता झगड़ता कई बार अपने ही सहयोगियों से, जिसके लिए पंडित जी आज मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बहुत बार इनके साथ उलझा, इतना उलझा कि मैंने न बड़ा देखा न छोटा, बस स्पष्टता से बोलता चला गया। एक दिन ऐसा भी आया जिसमें मुझे दुविधा हुई। मेरा सौभाग्य पहला हुआ कि मुझे नौकरी करना का अवसर हुरंग नारायण के चौहर घाटी में मिला, जबकि मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो मेरे क्षेत्र से हार्डली 16 किलोमीटर दूर मनारू स्टेशन पे थी। लेकिन मैडम प्रोमिला जी वहाँ नियुक्त हुए और मैं जो हूँ चौहर घाटी चला गया, जिस देव के साथ मेरा ननिहाल की तरफ से, मेरी नानी जी की तरफ से बहुत ज़्यादा संबंध था और स्वप्न भी कई बार उसी स्थान के हुआ करते थे जिस स्थान पे मैं कभी गया ही नहीं था। आध्यात्मिक शक्ति शायद मेरे माता पिता से है। मेरी माता जी का जन्म दुर्गाष्टमी के दिन नवरात्र शरद में हुआ है और इनका नाम दुर्गा देवी ही है। लेकिन मेरे जैसा राक्षस जब इनके गर्भ में आया तो ये मीट नहीं खाते थे, मीट खाना शुरू कर दिया। मेरा सफ़र बड़ा अजीबोगरीब रहा है। बचपन से ही 8वीं क्लास में फेल हो गया था और ड्राइंग भी मैं फेल हो गया था। लेकिन ना जाने कहाँ से क्या हुआ कि मेरा सिद्धांत कर्म हुआ। मैं भाग्य को नहीं मानता हूँ, कर्म को मानता हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजर और पामिस्टर भी रहा और बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारियाँ भी दी। चलो वो प्रभु की कृपा है। लेकिन लड़ते लड़ाते को सेक्शन 163 का मामला राजन सुशांत जी के समय पे शुरू हुआ। परम श्रद्धेय आदरणीय नायब साहब ने बात छेड़ी है कि मैं अनुभव बताऊं, तो सबसे बड़ा अनुभव यही है। उसमें एक सप्ताह बीत गया, 290 रुपये का मेरा बिल चाय का हो गया
मेरे पियन जो बहुत गरीब थे, जिनकी 3 बिटियां थी और एक बहन कंवारी थी, बीड़ी पीते पीते हुए मेरे कुर्सी के आगे पीछे मंडराने लगे। मैंने कहा, मैंने बोला क्या हुआ आज, नाम नहीं याद आ रहा है उनका, क्या हुआ, क्यों आप चिंतित हैं? बोले हाकम जी, हाँ हूँ गरीब आदमी हाँ, एडे बार बार मौके नहीं मिलते, तुसे कुछ छिन लिया करते, 290 रुपये मिलता है, चाहिए रहा हीरा। मैंने बोला फिर? बोलता जी आज मेरे बारे तो सोचो। तो जो उससे कुछ भी उसको दे पाया, दिल पे पत्थर रख करके लोगों से ले करके उसको दिया, और 4820 रुपये मेरे पास बकाया रहे, जिसको मैंने अपनी आदरणीय पत्नी परम को कहा कि इसको लाल कपड़े में लिपेट के रख दे, कभी मुझे मुसीबत आ गई तो इसका प्रयोग करूँगा। और एक छोटा सा काम प्रभु की तरफ से आ गया, जिसमें मैंने उसकी सोने की मूर्ति बना करके उसमें सबसे पहले अध्यात्म का काम शुरू किया था, जिसको मैंने दान कर दिया, ये सोच के कि जिन लोगों ने इसे दिया है शायद उन्हें भी कुछ फल मिले। अध्यात्म का कुछ नहीं जानता। जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं बिलासपुर गया अपने साडू जी के पास, जिनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनकी सिस्टर जहाँ ब्याही गई थी वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। किताब हमीरपुर से एक निकली है जिसमें उनका इतिहास है। तो जब मैं उनकी सिस्टर के घर गया तो उन्होंने पूछते हैं मुझे कि बेटा क्या करूँगा? मैंने बोला जी पटवारी की ट्रेनिंग की थी। वो यार 10-10 रुपये जो फसुरे बिडरे बंडला जो फसुरे क्या कर लो रहता है। और मैंने बोला जी क्या करना, अब जो हो गया। मैं तो टीचिंग लाइन में था, मास्टरी करी, लेकिन सरकार आज का समय इच्छाओं से कहाँ नौकरी मिला करती है। मैंने बोला जी आप, बोले मैं आज़ाद हिंद फौज जाते रिटायर हो ही रहा, तब हूँ मैं DSP रिटायर हो रहा। मैं कभी मुसेरे मुसाई, ठीक है जी। तो मैंने उनको जवाब दे दिया, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं छोड़ता, जो जैसा बोलता है मैं उसको वैसे ही जवाब देता हूँ। सही बोलोगे सही, गलत बोलोगे गलत। मैं उस स्थिति का बंदा नहीं हूँ कि मुँह आगे कर दो। महाकाल का उपासक हुआ बाद में, तो वही नीति शुरू से रही कि जिसने मुझे फूल दिया मैंने उसको फूल दिया, जिसने मुझे पत्थर दिया मैंने खिंच के पत्थर दिया। आस्ते से नहीं दिया, धीमे से नहीं दिया, खिंच के दिया, क्योंकि ये समाज इसी के काबिल है जिसने हमें बदनाम कर दिया है। तो वहाँ से जब आया तो महामृत्युंजय के पास एक पंडित जी मेरे परिचित थे, वे मिले। मैंने उनसे नज़रें चुराई, लेकिन उन्होंने बुला लिया कि संजू आ। वैसे मेरा आज दिल था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बड़ा भारी बोला हूँ इस विभाग में, और कईयों को तो खाने भी पड़ गया हूँ, लेकिन चलो जो प्रभु इच्छा। तो पंडित जी ने मुझे कहा कि नजरा क्यों चुराया करा। मैं बोला नहीं पंडित मैं तुझे देखे नहीं है। बोले यार झूठ बोला करा। मैं कह रही पाँव छुए मैंने। बोला आजकल क्या कर रहा है? तो मैंने डरते डरते बोला, मैं कहा जी पटवार कर रहा हूँ। बोला अच्छा पटवार कर रहा है, तुझे पता है पटवार कौन करा? मैंने बोला जी नहीं। और जिसने पूर्व जन्म में 100 गऊओं का दान किया हो वो पटवार करता है, और जो पटवार को पटवार की तरह करता है उसको पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती, और जो पटवार को पटवार की तरह नहीं करता है वो अगले जन्म में 100 रड्डियों का दल्ला बनता है, जिसको कंजर कहते हैं। बुरा न माने मेरे भाइयों, मुझे वहाँ से बहुत बल मिला। मैंने भरसक प्रयास किया है इस जमात को कि वो गर्दन ऊंचा उठा करके चल सके। मैंने जज तक को जवाब दिए हैं जब उसने मेरी तरफ को छेड़ा है। मैं उस क्लास का आदमी हूँ जिस क्लास के आदमी ने 20 रुपये अपने पुत्र को दिए थे कि तेरा ये दान पुण्य मेरे से सहन नहीं होता, ये पकड़ 20 रुपये। और उस शख्सियत ने उस 20 रुपये के साथ लंगर लगाए जो आज तक समाप्त नहीं है, और वो मेरे परम गुरु गुरु नानक देव हैं। हम उस जमात के आदमी हैं। बहुत लंबा इतिहास है जिसके ऊपर हमने स्टडी की, मैंने की, आंसू जी हैं उन्होंने की, कुछ मेहनत से, और कुछ पत्नी की वो मेरे से नाराज हैं। बंसी जी थे उन्होंने की, पंडित जी हमारे प्यारचंद जी हैं, इन्होंने बड़ा सहयोग दिया हमें पुशअप करने का। हर एक आदमी की अपनी अपनी मजबूरियां हैं ज़िंदगी के अंदर। तो इस जमात के लिए मैं कभी भी पीछे नहीं रहा, ना रहूँगा।
जब भी ब्याह शादियों में, मरण में, कहीं पे भी किसी ने पटवार के ऊपर छेड़खानी की तो मैंने उसको बतला दिया कि हम वो व्यक्ति हैं जो चित्रगुप्त का वंश है। चित्रगुप्त कोई कल्पना नहीं है। जिस समय पृथ्वी एक द्वीप में थी, उस समय भारतवर्ष जो था वो परगणों में बंटा होता था और उसका मुखिया महाब्राह्मण आचार्य होता था, जिसको द्वापर तक राजमहल में रखा जाता था, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य। ये हटकर के सब्जेक्ट हैं आपके, लेकिन फिर भी कह दूं कि उस समय सुदामा वो ब्राह्मण, मन को काबू करने वाला, जिसकी पत्नी सुशीला है, सुशील जीवन व्यतीत करता था। लेकिन हम जिस लाइन के आदमी हैं वो चित्रगुप्त की लाइन है। जैसे माना जाता है कि आत्मा मरने के बाद चित्रगुप्त के पास जाती है और वहीं से वो सारा कुछ लिटरेचर देखता है, ऐसे ही हमारी जमाबंदी का निर्माण भी हुआ है, जिसके अंदर जब हमारे पास कोई व्यक्ति पहुंचता है तो हम सदरा निकालते हैं, उसी तरह से जिस प्रकार हमारे मोहाल बांटे होते हैं। तो इसी प्रकार से चित्रगुप्त के समय में, जब वो समय था एक द्वीप का, 4 द्वीप थे, जिसमें पताल लोग था, राजपूत लोग था, ब्राह्मण लोग था, इस प्रकार से वैश्य लोग था। तो वहाँ सजा के तौर पर भेज दिए जाते थे जो पाप कर्म करते थे, और जम्मू कश्मीर स्वर्ग हुआ करता था। ये अलग सी स्टडी है जिसके ऊपर बहुत से हमारे स्टडी मुझे को बाद में करनी पड़ी। तो मैं आज यही कहूँगा कि नियम पे चलो, और यही कहता आ रहा हूँ कि नियम पे चलो। 3 तरीके हैं नौकरी करने के। या तुम हंसते हुए कर लो, या तुम मेरी तरह लड़ झगड़ के कर लो, या तुम बोझ लेके कर लो। बोझ लेके करोगे, मानसिक तनाव, शुगर, बीपी, हाई, लेना देना। ये मेरे पिताजी 85 ईयर्स के हो गए हैं। जब ये हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर इनसे पूछते हैं कि आपकी दिनचर्या क्या है, बाबू जी खाते क्या है। इनका बीपी, शुगर, मेरी माता जी का बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा परिवार जो स्पष्टवादी है, जो बात है वो मुंह पे बोल रहे। ये दूसरा तरीका है। इसके अंदर जो तुमने अंदर है बाहर निकाल दिया, कोई बोझ नहीं है। तीसरा तरीका है कि तुम हंसते रहो, जैसी दुनिया चली है चलते रहो, हम भी डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो मुझे भारतवर्ष से बड़ा प्रेम है। भारतवर्ष मेरी जननी है। मैं कभी भी आज़ादी की या सेना की कोई फिल्म होती है नहीं देख पाता, मेरे आंसू ही नहीं रुकते हैं। तो मुझे अपने देश से प्रेम है, क्योंकि वही जननी है, वही माँ है, और उसकी अपरम कृपा से ही मेरे साथ कुछ घटनाएं घटित हुई, जिससे शायद हो सकता है किसी पूर्व जन्म के कर्म हो कि मैं चामुंडा इस स्थान से जुड़ा, जहाँ पे मुझे कलाकारी करने की जो इच्छाएं थी, जिस कलाकारी के लिए मैं एक बार सोलन चला गया। एक मेरे दोस्त हुआ करते थे रजनीश, उनके साथ कागज लेकर के शिमला हाई कोर्ट गया, तो वहाँ से सोलन चला गया। मैंने बोला रजनीश 3 दिन 4 दिन रहना पड़ सकता है। कोई बात नहीं, रहेंगे। तो वहाँ जो हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े कलाकार स्टैच्यू बनाने वाले, उनके घर पहुँच गए। पहली बार सिक्योरिटी गार्ड देखा और पहली बार उनका AC रूम भी देखा बाद में। तो पहले दिन जब मैं वहाँ गया, नॉक किया, तो सिक्योरिटी गार्ड निकला। मैंने बोला जी ऐसे ऐसे मैंने इनसे मिलना था। बोले टाइम नहीं है, ये नहीं देते टाइम। आपने टाइम लिया? मैं कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं किया है। बोले ये नहीं देते टाइम। तो मैं बाहर खड़ा रहा सुबह 11 बजे से लेकर के शाम लगभग 7 बजे तक, क्योंकि जून का माह था, हर गर्मी थी। मेरा दोस्त मुझे पानी ला रहा था, उसी ने लंच वगैरह भी लाया। नेक्स्ट डे फिर दोबारा खड़ा हो गया। तो शाम 4 बजे के करीब उनकी मिसेस बाहर आई। उन्होंने बोला कि बेटा आप, मैंने बोला जी मैंने ऐसे साहब से मिलना है। बोली देते इनसे टाइम लेना पड़ता है। मैंने बोला जी मैंने तो मिल के जाना है। बोली महीना खड़ेगा? मैं कहा हाँ खड़ जाऊँगा। मेरे जितने भी अपने हैं वो कहते हैं तेरे अंदर धैर्य नहीं है, और उन्होंने मेरा हमेशा ही गुस्सा देखा है, जबकि मैं अंदर से बहुत ही शांत चित्त हूँ। इतना शांत हूँ कि एक बार जम जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ खड़ा रहा। तीसरे दिन उस माँ का दिल पसीज गया, क्योंकि नारी शक्ति सर्वोपरि माँ है, चाहे वो मेरी है चाहे किसी और की है। तो उसने बोला बेटा आज मैंने टाइम लिया है तो वो लंच ब्रेक में आएंगे। तो मैं जब लंच ब्रेक में उनके पास गया, AC रूम बड़ा सा देखा, बर्फ हुआ, ठंडा ठंडा। मैंने कहा ये क्या है भाई?
पहली बार देखा तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई क्या चाहते हो। मैं कहा जी जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका जो अंदर सेटरिंग करते हो कैसे करते हैं। बोले आपके पास कोई इसका एक्सपीरियंस है। मैं कहा हाँ सर, आई हैव आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा। गेट आउट फ्रॉम हियर, इट इज़ नॉट द आर्ट एंड क्राफ्ट, ये फाइन आर्ट है। और बाहर आकर के उसके दरवाजे पे एक ही प्रार्थना की कि हे ईश्वर मुझे कोई ऐसा मौका देना जिसमें मैं अपनी कला दिखा सकूं। आगे चल करके एक बार पिताजी ने कहा कि यार बेटा तेरे को जो ट्रेनिंग करवाई ना वो काम ना आए। मन में एक गांठ पड़ गई कि कुछ ऐसा करूं जो आज संपूर्ण हो गया। तो मैं इस पटवार कानूनगो संघ को हमेशा ही जिंदा रखने के लिए प्रयासरत रहूंगा। जब कभी भी आपको कहीं मुश्किल हो मुझे बेझिझक फ़ोन करिएगा, रात दिन सुबह शाम जब भी। 1 वर्ष तक मैं अपने घर जा रहा हूँ, 1 वर्ष तक मैं वहाँ से नहीं आऊँगा, अपने माता पिता के पास रहूँगा। आप जब भी बोलेंगे मैं दूरभाष से आपको सूचित या बतलाता रहूँगा। हाँ इतना जरूर है कि जब मुझे प्रधान बनाने लगे थे पहली बार तो मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा जब मैं प्रधान बन जाऊंगा और कोई पकड़ा जाएगा गलत तरीके से तो मैं नहीं बचा पाऊंगा, मैं कह दूंगा कि मेरा पटवारी गलत है, इसको चार्जशीट कर दिया जाए। तो इतना सख्त तो ना होइए। लेकिन जहाँ तक बात है संघे शक्ति सर्वोपरि, मीटिंग करिए, नियमों का पालन करिए। दिसंबर जैसे लाइक लड़के जिन्होंने टैट पता नहीं टैट क्या क्या इन्होंने किया हुआ है, जो भी इनकी एजुकेशन की तरफ से है। एक बार यूनियन में मिले थे, उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा ऐसा किया हुआ है, तो अंदर से दिल दुखता है कि इस भारतवर्ष की हालत क्या हो गई। सारा दोष रेवेन्यू के सिर पे, सारा काम रेवेन्यू के सिर पे। कहाँ से हुआ? जब से ये 1100 1200 1300 नंबर चलने लगे, डीसी के अंडर कोई नहीं है। इसी के लिए मैंने टेक्निकल की बात करी थी कि डीसी साहब भी टेक्निकल होना चाहिए। एक अनुभव है इसका कि मैं और कटारिया जी बड़े अच्छे, मेरे संघ के व्यक्ति बड़े अच्छे थे। ऐसे ऐसे व्यक्ति थे कि जो टेबल के ऊपर हाथ मार करके शीशे तक अधिकारियों के तोड़ दिया करते थे जब बकवास या बहस होती थी। तो उनको देख करके कई बार डर भी लगता था और कई बार पूछ लेता था कि गुरु जी ये हो क्या रहा है। जब कटारिया जी मुझे यूनियन की तरफ को खींचने लगे तो एक बार मैंने कटारिया जी को बोला, कटारिया जी क्यों पड़े रहते हैं आप इन चीज़ों के ऊपर? सारा दिन काम करते हैं, शाम को खाते पीते भी हैं, मनोरंजन भी करते हैं और अगले दिन बदनाम हो जाते हैं कि ले जी इन्होंने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। बोले बेटा एक बार आ तो सही, इस लाइन के अंदर क्या मज़ा है। सचमुच ही आगे बढ़िए, आइए, अपने अधिकारियों का सहयोग करिए। इनके ऊपर मजबूरियाँ हैं बड़ी बड़ी, बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ हैं। कैसे हुई, कब हुई, क्या हुई ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कभी डीसी हुआ करते थे। मेरे एक डीसी हैं दूधर से, रिश्तेदारी में ही हैं, और रीना मैडम के तो मुझे पता लगा कि वो और नज़दीक है रिश्तेदारी में। तो वो बिलासपुर डीसी थे, कोर्ट लगा हुआ है, और कोई एमपी उनके कोर्ट में आकर के टांगों पे टांगे रख करके बैठ गया। तो वो पूछते हैं कि मिस्टर हु आर यू? आई एम एमपी। मिस्टर गेट आउट फ्रॉम हियर, इट इज़ द कोर्ट ऑफ डीसी। यही बात मैंने रितिका मैडम जी को कही थी जब वो मेरे साथ मौके पे आए थे और उन्होंने ज्वार को 3 बार नमस्ते कर दी थी और ज्वार ने सुनी भी नहीं थी। मैंने कहा मैडम किसको नमस्ते कर रही है? जो साथ पड़ा हुआ है, आपने एडजस्टमेंट करवानी है, मैं करवा दूँगा। लेकिन मैडम रितिका जी ने आज तक पीछे की तरफ नहीं देखा और महामाई की कृपा से उनकी विदाई हमने ऊपर से की थी। आज वो सीधे ही नीचे से DLR की पोस्ट पे चले गए। तो ऐसे जैसे व्यक्तियों को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हमारे नायब साहब भी रूलिंग पे चलने वाले व्यक्ति हैं, नियम पे चलते हैं। मैं इनकी जो कार्यशैली देख रहा हूँ कि जो कागज नियम से बाहर है, निकल भाई, तू मेरे को खराब बोल, बुरा बोल, जैसा बोल, पसंद है तो पसंद है, नहीं पसंद है तो तुम्हारी मर्जी। हमें बुरा लग रहा है कि ये कर क्या रहे, ये ना हंसते भी नहीं हैं और ये रूढ़ बने रहते हैं, लेकिन इनका अंदर से हृदय बहुत ही कोमल है। जहाँ तक मैंने इनको 2-4 दिन बारी में पढ़ा, ठीक है, दबाव है। जिस दिन मेरे अधिकारी इस दबाव को भूल जाएंगे, नेताओं को 5 साल ही बतलाएंगे कि तेरे 5 साल ही हैं, खुले दिल से बोल रहा हूँ, इस बात को मैं अब स्टेज पर से बोलना शुरू कर दूँगा।
अब नहीं छोड़ूंगा। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसको एक नेता ने आश्वासन दिया था, जब मेरा काम उसने नहीं किया तो मैंने बोला तू जिस दिन मेरे गांव में आ जाएगा जूते का हरनापन आया तो सर पे। और वो मेरा परिचय अच्छे ढंग से जानता था, उसको पता था कि ये मेरे को किल्ला हो जाएगा। और जब पहली लिस्ट निकली उसमें मेरा नाम नहीं था, दूसरी लिस्ट में मैं अपने द्रंग ब्लॉक में सबसे आगे था। तो ये हौसला, ये जिंदा दिली, ये दिल लगी इन मेरे दोस्तों के कारण है जो ये खड़े हैं। एक से बढ़ करके एक है, जब पुकारता हूँ खड़े हो जाते हैं। भरपूर जी अपनी दुकान छोड़ के आए हैं, न्यू ज्वेलर की दुकान है, इनके साथ ये जेई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हैं। ये मेरा दोस्त जो कैमरा पकड़े है ये यूके से आया है स्पेशल, जो 2 सालों से हमसे दूर है। इनकी मिसेस बैठे हैं पीछे। इनकी बिटिया ने बोला पापा आपको छुट्टियां मिली हैं, यूरोप घूमने चले जाइए। लेकिन इसने कहा नहीं, मेरे दोस्त की रिटायरमेंट है, मुझे वहाँ जाना है। इनके साथ मैंने परिचय दे दिया इनका, जिनके कारण मैं आज रेवेन्यू में हूँ। इनके पिताजी हेमचंद कपूर स्वर्गीय माननीय सुप्रिटेंडेंट थे हमारे। इनकी मिसेज वो कोने पे बैठी हैं, जो मेरी बड़ी भाभी हैं। जेई साहब की मिसेज दूसरे नंबर पे हैं। उनके साथ मेरे एक सीए साहब हैं जो देवी के अनन्य भक्त हैं। और परसों स्वप्न में मुझे देवी ने कहा कि अनुमान से कम नहीं। उनकी मिसेज हैं। पीछे गुप्ता जी हैं, सुरेंद्र जी, इनकी पूरे बाजार में दुकान है, जो मेरे धर्म के कर्म में साक्षी हैं शुरू से ही। उनके पीछे गुप्ता जी हार्डवेयर वाले। और मनीष जी है कहीं बाहर चले गए। ये लखनपाल जी हैं, जेसीबी में मैनेजर हैं। और एमजी हेक्टर के भी ये साथ में मैनेजर हैं। हमें पता ही नहीं कि हम चले कहाँ से और पहुँच कहाँ। बस एक ही चीज़ रही सभी दोस्तों में, ईमान। कई बार मैं जय साहब से बोलता हूँ कि क्या जी साहब हम इस पर के काबिल थे, और दोनों हंस देते हैं कि नहीं यार ये प्रभु कृपा है। तो दोस्तों आप सब एक से बढ़कर एक क्वालिफाइड है। कोई भी मेरा बच्चा ऐसा नहीं है जो बीएससी ना हो, एमएससी ना हो, एमए ना हो, या टीचिंग का कोई सब्जेक्ट ना लिया हो। छोटी छोटी उम्र में एचएस करके हमारे अधिकारी आ रहे हैं। तो इस भारतवर्ष को सजाइए, अन्यथा